मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह से। और हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत से हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का इसमें पूरा जो है जो भी दिया हुआ है वन लाइनर, वो सारे जो है वन लाइनर को हम लोग देखते हैं। इससे पहले दोस्तों, आज का मोटिवेशन पावर है जो आपको एक पावर देगा, एक एनर्जी देगा। आइए देखते हैं। है राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। तो दोस्तों, ये वाकई में सच्चाई है। आप जितना से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका वो क्वेश्चन जो है आपका मुंह में रहेगा और परीक्षा में आने के बाद जो है उस क्वेश्चन को आप सही टिक लगा सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो मोस्ट रिवीजन होता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज प्राचीन भारत का रिवीजन करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास आइए देखते हैं। इसमें जो कंटेंट हैं वो सारे जो है हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र के घटनाओं, तथ्यों आदि कालक्रम विवरण को इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो रजत रंगनी को माना जाता है, जो कल्हण द्वारा लिखा गया है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजत रंगनी। नेक्स्ट है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय प्रागैतिहासिक के अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगट की। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इंतु। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इंतु। नेक्स्ट है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखा शास्त्र। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखा शास्त्र। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो हाथी गुफा अभिलेख से, जो उड़ीसा में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख से। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो B.A. स्मिथ ने तैयार किया। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो B.A. स्मिथ ने तैयार किया। और आइए देख लेते हैं, कुछ डायग्राम है बॉक्स में, तो बॉक्स को हम लोग देख लेते हैं। इतिहास जो है प्रागैतिहासिक काल, अगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल पहले देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो है मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक है। मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक प्रागैतिहासिक काल। इसमें जो है पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है, लिखित साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल में नहीं है। अगैतिहासिक काल में 3000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं किंतु अपठनीय, इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या है? 600 ईसा पूर्व से आगे। ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से आगे। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। तो पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य ऐतिहासिक काल में उपलब्ध हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं।
प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसपे 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसपे 1837 ईस्वी में पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेद का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैवस्वत मनु। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास का जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश का। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संलग्न संगठन है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। नेक्स्ट है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आर्द्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आर्द्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है तो दाएं से बाएं ओर। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं ओर। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश की। नारद स्मृति से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश की। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो मनुस्मृति को। शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति। स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा जाता है? तो शतपथ ब्राह्मण। स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण। तो नेक्स्ट है इसका, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसहर्षि संहिता या महाभारत कहा जाता है। यानी जो है 1,00,000 श्लोक होने के कारण सतसहर्षि संहिता या महाभारत कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख विद्या शिलालेखों का अध्ययन। पूर्वाशेष का महत्तम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को। पूर्वाशेष का महत्तम अन्वेषक डार्विन। पूर्वाशेष का महत्तम अन्वेषक डार्विन। इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहाल। इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहाल। इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहाल। हेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध का अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। हेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, प्रमुख अभिलेख एवं शासक। तो देखते हैं प्रमुख अभिलेख और शासक। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। एहोल अभिलेख पुलिकेशन 2। एहोल अभिलेख पुलिकेशन 2। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख
किससे जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। हेनसंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में की थी? तो सी यू की में। हेनसंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत वर्णन किस पुस्तक में की थी? तो सी.यू.की में। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो अलबरूनी ने। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो अलबरूनी ने। मोरक्को की यात्रा इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोरक्को की यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो याद रखेंगे, इब्न बतूता जो है मोरक्को का था, अब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में उसे काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट देखते हैं, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की। मार्को पोलो पांड्य राज्य की उल्लेख मिलता है। मार्को पोलो पांड्य राज्य की उल्लेख मिलता है। पतंजलि का महाभाष्य शुंग वंश का पता चलता है। पतंजलि का महाभाष्य शुंग वंश का पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी लेखकों का वर्णन। फैयान समय दिया हो। फैयान का समय था 399 से 414 ईसा पूर्व। फैयान का 399 से 414 ईसा पूर्व। भारत की दशा का विवरण किया है। भारत की दशा का विवरण किया है। यात्रा विवरण में क्या लिखा है? यह प्रथम चीनी यात्रा था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। तो फैयान चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय के माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी राजमहल को देव निर्मित बताया है। तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया है, राजमहल को, ध्यान रखिएगा। हेनसंग आया था 629 से 645 ईस्वी तक रहा और इसकी रचनाएं थी सी.यू. की यानी पाश्चात्य संसार के लेख। और इसका यात्री विवरण में है, हेनसंग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। तो हेनसंग को जो है हर्षवर्धन के काल में आया था और हर्ष को शिलादित्य की उपाधि कौन दिया था? तो हेनसंग ने शिलादित्य की उपाधि दी से विशुभित किया था और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हेनसंग को यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि और नीति का पंडित कहा जाता था। नीति का पंडित कहा जाता था। इतिसंग देखते हैं। इतिसंग का समय था 673 से 675 ईस्वी। 673 से 675 ईस्वी। रचनाएं देखते हैं तो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। और यात्री विवरण में चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। कौन? इतिसंग, ध्यान रखिएगा। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईसा पूर्व के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईसा पूर्व भानुगुप्ता के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। अब है पाषाण काल। पाषाण काल देखते हैं। पाषाण काल यानी स्टोन एज। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आइए देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय था 26 लाख से 9,000 ईसा पूर्व। 26 लाख से 9,000 ईसा पूर्व। और मध्य पाषाण का काल था 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल का कार्य था 4,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व। और इसमें देखते हैं अब पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल में क्या है? 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। और मध्य पाषाण काल में मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से लेके 40,000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल में उच्च पूरा पाषाण काल से 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व। अब इसको देखते हैं। पाषाण युगी ने अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? तो पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का। प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप। भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव
सदृश प्राणी जो होमोसोपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। होमोसोपियंस को से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्य रूप से किसे जाना जाता है? तो कैंथोप्रोपस के रूप में जाना जाता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हथनौरा नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हथनौरा नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष किस पूर्व स्थल से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के संस्कृति अवशेष का पूर्व स्थल कहाँ से प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ से। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? कालीबंगन जो राजस्थान में है। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? कालीबंगन जो राजस्थान में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहद पाषाण स्मारकों का मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। मनुष्य सर्वप्रथम किस धातु का? तो तांबा का। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता। प्रस्तर युग में प्रथम घरेलू पशु कुत्ता। प्रस्तर युग में प्रथम घरेलू पशु कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से। उत्खनित प्रमाण के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज जौ। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चाकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग। चाकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, बॉक्स है ताम्रपाषाण कालीन स्थल राज्य और प्राप्त साक्ष्य। तो स्थल इनाम गांव एक महाराष्ट्र में है, और इसमें जो है प्राप्त साक्ष्य क्या है? कच्ची मिट्टी का मकान एवं गोलाकार गड्ढों वाला मकान का साक्ष्य मिलता है। इनाम गांव महाराष्ट्र, कच्ची मिट्टी का मकान, गोलाकार गड्ढों का मकान का साक्ष्य मिलता है। दैमाबाद महाराष्ट्र में कलश सावधान तथा कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल जो है दैमाबाद में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। नवादा टोली भी महाराष्ट्र में। इसका उत्खनन HD संकलीय द्वारा और चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिले हैं। चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण नवादा टोला चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिला जो महाराष्ट्र में है। नेवासा जो है ये भी महाराष्ट्र में है। पटसन के प्रथम साक्ष्य और लाल ताला और काला डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों का प्रमाण मिला। नेवासा महाराष्ट्र, पटसन के प्रथम साक्ष्य और लाल ताला और काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों का प्रमाण मिला। ताम्रवर्ती राजस्थान, यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। ताम्रवती राजस्थान, यह प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुम्बका ने किया था। नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 में नवपाषाण काल का प्रयोग किया था। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन है? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन है? तो जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कर्निंगम। भारत के किस आरंभिक पुराषण युग से शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग से शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका मद्रास से। भीमबेटका का है मद्रास से। कुंभकारी या मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ? तो नवपाषाण काल से।
पेयबल उपकरण संबंधित है तो निम्न पूर्वापाषाण काल से। पेयबल उपकरण संबंधित है निम्न पूर्वापाषाण काल से। तंबौती के नाम से कौन सा संस्कृत प्रसिद्ध है तो आहर संस्कृत। तंबौती के नाम से कौन सा संस्कृत प्रसिद्ध है तो आहर संस्कृत है। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है तो मध्य पाषाण काल से। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है मध्य पाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है तो निम्न पूर्वापाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है तो निम्न पूर्वापाषाण काल से। मानव की अखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है तो पूर्वापाषाण काल से। मानव की अखेटक और खाद्य संग्रह किस अवस्था से काल से जुड़ी हुई है तो पूर्वापाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतक के घरों के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण की दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है तो महद्दा और सरनायर राय। महद्दा और सरनायर राय। आधुनिक मानव होमोसोपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था तो उच्च पूर्वपाषाण काल में। आधुनिक मानव होमोसोपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था तो उच्च पाषाण काल में। नेक्स्ट है क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चार्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए थे तो मध्य पाषाण काल में। क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चार्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए थे मध्य पूर्वापाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा तो नवपाषाण काल में। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है तो शिवालिक पहाड़ियों से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है तो शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए तो मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए तो मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। नवादा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन एच.डी. साकलिया ने किया। नवादा टोला वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नवादा टोला वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। आइए अब देखते हैं। हाँ, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है तो सराय नाहर राय से। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है तो सराय नाहर राय से। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है तो हस्तिनापुर से। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो चुनौदड़ो सुतकोगेंडोरो हड़प्पा तथा कोटजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नवपाषाणी कालीन स्थल देखते हैं। स्थल बुर्जहोम और राज्य देखते हैं। बुर्जहोम कश्मीर। बुर्जहोम जो है कश्मीर। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिले। गुफर काल गुफकराल कश्मीर। कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य हड्डी निर्मित औजार धूसर मृदभांडों का प्रमाण सिलबट्टा एवं हड्डी से निर्मित सुई का साक्ष्य प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ गेहूं की 3वीं जौ के 2 किस्में की खेती के प्रमाण कच्ची ईंटों का आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। महदह उत्तर प्रदेश में। गोलाकार झोपड़ियों का प्रमाण धान के अलावा जौ की खेती पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिले। पशु बाड़ा का साक्ष्य महदह। कोल्डी हवा धान की खेती का प्रमाण पत्र मिला हुआ है। जौ धान की खेती को भारत में नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। फिर देखते हैं संगन कल्लू राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पिक लिहल राख के ढेर एवं निवास स्थान के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ी ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण एवं हस्त निर्मित मृदाभंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारूतारू गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ी एवं चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित होते हैं। और चिरांद कहाँ है तो बिहार में, इसको ध्यान रखेंगे। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींग से निर्मित है। चिरांद
दाओजली जो असम में है, कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दाओजली कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए जो असम में है। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो 25,000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 25,000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो भावचित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो भावचित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो अगैतिहासिक युग। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? अगैतिहासिक युग। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्यकाल से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल से। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीना मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधुवासी ने पहली बार तांबे में टीना मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में। हड़प्पा का समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ? तो कालीबंगन। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है? कालीबंगन। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? सर जॉन मार्शल द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा का। हड़प्पा कालीन स्थलों में लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। उत्खननित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता के स्थल बनावली जो हरियाणा में है, घग्गर उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है। उत्खननित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली जो हरियाणा में है, घग्गर उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित। बनावली हरियाणा में घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है धौलावीर नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात। धौलावीर गुजरात में स्थित है। धौलावीर नामक पुरातात्विक स्थल गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो धौलावीर से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलावीर से। आइए नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? तो वर्गाकार। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर घोड़ों का अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ पर आरंभ हुआ? तो भारत में। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती भारत में। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती भारत में। सिंधु सभ्यता का समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई है। सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थानों से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। मृण मटिका पर उत्कीर्णन सिंह युक्त देवता का मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन से। मृण मटिका पर उत्कीर्णन सिंह युक्त देवता का मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता। यानी लेखन कला की जो प्रथम प्राचीन सभ्यता था वो सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड है। ध्यान रखेंगे मृदभांड।
भारत में किस प्रकार का मृद भांड द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ के प्रतीक माना है? तो उत्तरी काले पालिशकृत मृद भांड। भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो उत्तरी काले पालिशकृत मृद भांड। द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक उत्तरी काले पालिशकृत मृद भांड। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलती है? तो हड़प्पा सभ्यता से। चांदी की उपलब्धता हड़प्पा सभ्यता से। चांदी की उपलब्धता हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो सेलखड़ी। हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण सेलखड़ी। हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण सेलखड़ी। आइए डायग्राम देख लेते हैं। हड़प्पा की सभ्यता उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, और पूरब में आलमगीरपुर, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। आइए अब देखते हैं लास्ट पॉइंट है, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा, लोथल को लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्व भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। इसके पूर्वी भाग, लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। हालांकि दोस्तों ये रिवीजन वीडियो है, तो यहाँ पे जो शब्द इम्पोर्टेंट है उसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए। आइए देखते हैं हड़प्पा कालीन स्थल महत्वपूर्ण तथ्य। हड़प्पा स्थल हड़प्पा मोंटागोमरी जिला पाकिस्तान में, मोंटागोमरी जिला जो कि पाकिस्तान में है। उत्खनन करता है राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा का उत्खनन करता है राय बहादुर दयाराम साहनी। ऐसे तो और लोग भी हैं, साहनी, विल्लर, माधव, स्वरूप वत्स्य, लेकिन राय बहादुर दयाराम को याद रखना है, राय बहादुर दयाराम साहनी। 1921 वर्ष में इन्होंने स्टार्ट किया था। हड़प्पा कौन सा नदी पे है? तो रावी नदी पे। प्राप्त साक्ष्य देख लेते हैं। अन्न भंडार मिला है हड़प्पा से, अन्न भंडार। कांसे से निर्मित खिलौने गाड़ी, कांसे से निर्मित खिलौने गाड़ी हड़प्पा से मिला है। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुर्दा, मछुआरों का चित्र, शंख का बैल, कांस से दर्पण। तो हड़प्पा से क्या क्या मिला है फिर से देख लेते हैं। अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरों का चित्र, शंख का बैल, कांस से दर्पण मिला है हड़प्पा से, कांस से दर्पण मिला है हड़प्पा से। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो रखल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो रखल दास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो है कहाँ? लड़काना जिला पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो लड़काना जिला पाकिस्तान। उत्खननकर्ता कौन थे? तो रखलदास बनर्जी। 1922 में मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। अब इससे प्राप्त साक्ष्य क्या है? विशाल स्नानघर, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कहाँ से निर्मित नग्न महिला, कहाँ से निर्मित नग्न महिला, कहाँ से निर्मित नग्न महिला, मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। आइए देखते हैं लोथल के बारे में। लोथल जो है अहमदाबाद जिला गुजरात में है। लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात। रंगनाथ राव ने इसका खोज करता थे या उत्खनन करता थे। और 1955 में 1955 एवं 1962 लोथल 1955 1962 भोगवा नदी के किनारे। और क्या मिला है यहाँ पे? गोदीबाड़ा, वृत्तकार तथा चौकोर अग्नि देविका हाथी, दांत, चावल एवं बाजरे पर दुमुहे राक्षस का अंकन, फारस की मोहरे, घोड़ी की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, चलाक लोमड़ी का चिन्ह आदि। चलाक लोमड़ी का चिन्ह सब लोथल से
मिला हुआ है। चुनहु दड़ो जो सिंध पाकिस्तान में है। और नेक्स्ट मैक एवं NG मजुमदार 1931 में सिंधु नदी के किनारे है चुनहु दड़ो। अब आइए देखते हैं चुनहु दड़ो से क्या मिला है। तो मनक्के बनाने का कारखाना इंपॉर्टेंट है, मनक्के बनाने का कारखाना चुनहु दड़ो से। बिल्ली की पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य चुनहु दड़ो से। लिपस्टिक चुनहु दड़ो से। कान से गाड़ी चुनहु दड़ो से। वक्रकार ईंट चुनहु दड़ो से। कंघा चुनहु दड़ो से। तीन घड़ियाल तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा चुनहु दड़ो से। काजल पाउडर प्राप्त हुआ है ये सब चुनहु दड़ो से। नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। अमलांद घोष, खोजकर्ता अमलांद घोष, ब्रजवासी लाल एवं BK थापर। 1953 से 60 कौन सा नदी कालीबंगा जो है कौन सा नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे हुए। जोते हुए खेती का साक्ष्य कालीबंगन। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगन। अग्नि हवन कुंड कालीबंगन। अलकृत ईंट कालीबंगन। चूड़ियाँ कालीबंगन। संभवतः एक साथ फसल बोने का साक्ष्य कालीबंगन। लकड़ी की नाली कालीबंगन। नेक्स्ट है राखीगढ़ हिसार जो हरियाणा में है और इसका खोजकर्ता सूरजभान। और 1969 राखीगढ़ और घग्गर नदी के किनारे 1969 सूरजभान। और क्या क्या मिला है? ताम्र उपकरण हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। राखीगढ़ हिसार हरियाणा में है। सूरजभान खोजकर्ता और 1969 घग्गर नदी के किनारे ताम्र उपकरण हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। नेक्स्ट है आपका कोट दीजी खैरपुरा पाकिस्तान से। और कौन खोज करता है? तो धुर एवं फजल या अहमद खान। और 1935 से 1955 सिंधु नदी के किनारे है। कोट दीजी जो है सिंधु नदी के किनारे है। और क्या मिला है यहाँ से? तो किलेबंदी का साक्ष्य नहीं। कच्चे ईंटों का मकान एवं चूल्हे जो मिला है कोटदीजी से कच्चे ईंटों का मकान एवं चूल्हे। बनावली देखते हैं हिसार में पड़ता हरियाणा। और खोज करता है RS विशिष्ट यानी रविंद्र सिंह विशिष्ट। 1973 कौन सा नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। मिट्टी का हल मिला है बनावली में। जो खिलौना है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य बनावली। जौ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली। अब देखते हैं रोपण रूपनगर पंजाब। रोपण जो है रूपनगर पंजाब में है। खोज करता है यगदत्त शर्मा। रोपण रूपनगर पंजाब यगदत्त शर्मा। 1955 सतलज नदी के किनारे है। तांबे की कुल्हाड़ी मिला है रोपण में। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है रोपण में। कहाँ मिला है? रोपण में, जो कि पंजाब में है, रूपनगर पंजाब में है। याद रखेंगे इसको। रंगपुर कठियावाड़ा गुजरात में मिला है। SR राव 1954 भादर मादर ज्वर बाजरा 3 संस्कृतियों के अवशेषण। नालियाँ कच्ची ईंट के दुर्ग। धान की भूसी। आलमगीरपुर देख लेते हैं मेरठ उत्तर प्रदेश में है। खोज करता है यगदत्त शर्मा। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश ये खोज करता है यगदत्त शर्मा। 1958 और हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। और क्या क्या मिला है देख लेते हैं यहाँ पे। मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आलमगीरपुर से। आलमगीरपुर से। अब देख लेते हैं सुतकांगे डोर
सुत्कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान से। खोजकर्ता ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज डेल्स 1927 से 62। कौन सा नदी पे है? दशक। सुत्कांगेडोर दशक। 3 संस्कृतियों का साक्ष्य प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अवस्थित राख से भरा बर्तन बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य बंदरगाह। मांडा देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर। मांडा जम्मू कश्मीर। जगतपति जोशी मांडा जगतपति जोशी और चेनाब नदी। मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे। और देख लेते हैं क्या मिला है। चार्ड ब्लेड हड्डी निर्मित ब्राणेगर मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुतकाहो तो जॉर्ज डेल्स 1962। सुतकाहो जॉर्ज डेल्स और ये पेरिन बलूचिस्तान। सुतकाहो जॉर्ज डेल्स 1962। और कौन सा नदी? तो सादी कौर। और ये कहाँ? बलूचिस्तान में नदी एक है सादी कौर। और क्या क्या मिला है? 2 टीली मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सुरकोटदा गुजरात। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात। और जगपति जोशी जो है खोजकर्ता और 1964। जगपति जोशी 1964 सुरकोटदा। और कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। सुरकोटदा जो है सरस्वती नदी के किनारे है। कलश सौधन घोड़े की हड्डी तराजू का पलड़ा ये कहाँ से मिला है? सुरकोटदा। कलश सावधान घोड़े की हड्डी तराजू का पलड़ा जो है सरस्वती नदी के किनारे सुरकोटदा में मिला है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। वेद, अब देखते हैं वैदिक काल। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्ति हैं? तो 10 मंडल और 1028 सूक्ति। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्ति हैं? तो 10 मंडल 1028 सूक्ति। त्रिय नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो 3 वेदों जैसे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद को नहीं शामिल किया जाता है त्रियावेद में, ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को ही शामिल किया जाता है, उसे त्रिय या त्रियवेद कहा जाता है। ये यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होता है? यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होता है? यजुर्वेद। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद। 4 वेदों में से किस में एक जादू माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान से शासक थे? तो केकई। उपनिषद काल के राजा अश्वपति। तो पहला तो याद रखेंगे, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? केकई के। मोक्ष प्राप्ति का साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में थी? तो उपनिषद में। मोक्ष प्राप्ति का साधन का चर्चा किस वैदिक साहित्य में थी? तो उपनिषद से। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की है? तो चिनाब। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी में के रूप में की है? तो चिनाब। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, आधुनिक नाम, प्राचीन नाम। गाय को अघन्य, जिसका वध न हो। गाय को अघन्य। राजा को गोप। अतिथि को गोहांत या गोहन। अतिथि को गोहांत या गोहन। तो इम्पोर्टेंट है, गाय देख लीजिएगा। अतिथि गोहांत या गोहन। धनी व्यक्ति को गोमता। धनी व्यक्ति को गोमता। युद्ध को गवशिष्ट या गेसु गम्य। पुत्री को दुहिता। पुत्री को दुहिता। अनाज को धान्य।
अनाज को धान्य, और मरुस्थल को धनौ, मरुस्थल को धनौ, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, पशु चरण योग्य भूमि को खिल्य, हल से बनी नालीय सीता, हल से बनी नालीय सीता। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचनाओं को का संकलन है? तो सामवेद। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचनाओं का संकलन है? तो सामवेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति का। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है? तो सिक्कों के लिए। ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है? तो सिक्कों के लिए। पुरुष मेद प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण। पुरुष मेद प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण। आइए एक बॉक्स है, बॉक्स देख लेते हैं। बॉक्स है हाँ सिंधु। अब बॉक्स है, देख लेते हैं। वेद है, वेद में दिया हुआ वेद, ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, आरण्यक, अद्वैत और उपवेद। तो वेद देख लेते हैं। वेद में ऋग्वेद देखते हैं। ऋग्वेद को ब्राह्मण में क्या बोलते हैं? कौस्तकी और या एतरे, कौस्तकी एतरे। और सूक्ति कितना है? 1028। सूक्ति 1028 मंत्र। उपनिषद ऋग्वेद में कौस्तकी और एतरेय, कौस्तकी और एतरेय। और आरण्यक जो है एतरेय और कौस्तकी, एतरेय और कौस्तकी। अध्येता होर्त, अध्येता मतलब जो पढ़ने वाला होता है, ऋग्वेद में उसको होर्त कहते हैं। और उपवेद क्या है इसका? तो आयुर्वेद या आयुर्वेद। प्रवर्तक हैं प्रजापति, आयुर्वेद या प्रजापति प्रवर्तक। यजुर्वेद को ब्राह्मण ग्रंथ में कहते हैं तैत्तिरीय या शतपथ। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय या शतपथ। और इसका उपनिषद देख लेते हैं। उपनिषद है तैत्तिरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईशा, बृहदारण्यक। लेकिन उपनिषद हम याद रखेंगे तैत्तिरीय और मैत्रेयणी। तैत्तिरीय और मैत्रेयणी जो है यजुर्वेद का उपनिषद है। आरण्यक क्या है? तो शतपथ। और इसको पढ़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं अध्येता, उसको अथर्ववेद कहते हैं। और उपवेद क्या है इसका? तो धनुर्वेद जो विश्वामित्र प्रवर्तक थे। सामवेद को देख लेते हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, इसे तांडेय ब्राह्मण भी कहा जाता है, इसे तांडेय ब्राह्मण भी कहा जाता है। सामवेद पंचविश। और इसमें मंत्र देख लेते हैं। सूक्ति 1810 मंत्र थे। उपनिषद केन छंदोग्य। आरण्यक क्या है इसका? आरण्यक देख लेते हैं जैमिनीय छंदोग्य। और उसको पढ़ने वाला उद्धेयता, उद्गाता। सामवेद को उद्गाता, गाता से गान याद रखेंगे। सामवेद एक संगीत का जनक को सामवेद कहा जाता है, संगीत का जनक, इसलिए उद्गाता याद हो जाएगा आपको। गंधर्ववेद नारद। उपवेद इसका क्या है? सामवेद का गंधर्ववेद जो नारद। अब आइए देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। सामवेद के बाद अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ, 6000 मंत्र। मणुक्य प्रश्न मंडूक। इसको जो है पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? ब्रह्म। अथर्ववेद को पढ़ने वाला को ब्रह्म। और इसका जो है आयुर्वेद इसका शिल्पवेद यानी विश्वकर्मा। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, प्राचियों के ग्रंथ जिंद अवस्था में जिस अहिर्मज का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से
प्राप्त होता है? तो बोगजकोई अभिलेख। ईरान से भारत में आर्यों को आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होता है? बोगजकोई अभिलेख। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति का ध्रुव समझा जाता है? अंग एवं मगध। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति का ध्रुव समझा जाता है? अंग और मगध। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वेद काल में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्मकांड। ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी या रवि। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? परुष्णी या रवि। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के सातवें मंडल में मिलता है। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के सातवें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उत्खलित एवं शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त होता था? तो जौ। ऋग्वेद में उल्लिखित एवं शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता था? जौ। वैदिक युग से प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली वैदिक युग में। आयुर्वेद अथवा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापिता की दो पुत्रियां कहा जाती है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद में किसकी युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते किस शब्द ग्रंथ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ऋग्वैदिक नदियाँ। ऋग्वैदिक नदियाँ जो इम्पोर्टेंट है इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बितिस्ता, प्राचीन नाम बितिस्ता, आधुनिक नाम झेलम। झेलम का बितिस्ता, बितिस्ता झेलम। बिपाशा ब्यास, दृशदुत्ती या दृशदत्ती घग्गर चौतांग नदी। दृशदत्ती या दृशदत्ती घग्गर। कुंभू कुरमा कुंभा काबुल। सदानीर गंडक। अस्कनी चिनाब, अस्कनी चिनाब। शतुर्धी सतलज, शतुर्धी सतलज, शतुर्धी सतलज। गोमल गोमती, गोमल गोमती। सिंधु सिंध, सिंधु सिंध। सरस्वती, सरस्वती का आधुनिक नाम घग्गर, सरस्वती घग्गर। सुसोमा, सुसोमा सोहान, सुसोमा सोहन, सुसोमा सोहन। सुवस्तु सुवाता, सुवस्तु सुवाता। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्रह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्रह्मी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है। 16 सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो जयमिति।
शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तोमा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। अस्तोमा सद्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक ये पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। याज्ञवल्क्य गर्गी संवाद का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। याज्ञवल्क्य गर्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। वैदिक काल में सबसे लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है? अमाजु। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है? अमाजु। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैदिक काल में द्विज श्रेणी का कौन शामिल थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीतमा एवं नदियों का माता की संज्ञा दिया गया है। और इसे नदीतमा एवं नदियों का माता की संज्ञा दी गई है। किसको? सरस्वती को। पवित्र नदी और नदीतमा नदियों की माता। अब आते हैं जैन धर्म। जैन धर्म देखते हैं यहाँ से। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ। तीर्थकार शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। तीर्थकार शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन धर्म का। अनेकांतवाद ध्यान रखेंगे, अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत है एवं दर्शन है? जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा। कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाले कार्यों को क्या कहा जाता है? निर्जरा। जैन धर्म में सनवर का क्या अभिप्राय है? तो सनवर का अभिप्राय है जीव की और नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। जैन धर्म में सनवर का क्या अभिप्राय है? तो जीव की और नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। गंग वंश का राजा राजमल चतुर्था के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्री बोलोगाला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था जो बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यह यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गंगवंश के राजा राजमल चतुर्थ ने बनवाया था ये बाहुबली गोमतेश्वर जो है, इसको बस याद रखेंगे। श्री बोलगोला जो है कर्नाटक, गोमतेश्वर जो कर्नाटक। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक दर्शन किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट है, यापनी किस का संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। यापनीय किस धर्म का संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई? अर्धमगधी। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई? अर्धमगधी। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सामवेद शिखर। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सामवेद शिखर। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकार थे। सामवेद शिखर जो बिहार में है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र। जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे उसको हम श्वेतांबर कहते थे। स्थूलभद्र। किस जैन संगीत में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपन्न हुआ था? तो प्रथम जैन संगीत में।
किस जैन संगीत में श्वेतांबर आगम का प्रथम हुआ था? तो प्रथम जैन संगीत जो पाटलिपुत्र में हुआ था। आइए अब देख लेते हैं जैन संगीतीय सम्मेलन। तो जैन संगीत वर्ष स्थान अध्यक्ष, प्रथम संगीत हुआ था 300 ईसा पूर्व में, प्रथम संगीत 300 ईसा पूर्व, स्थान था पाटलिपुत्र बिहार, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय संगीत हुआ 512 ईसा पूर्व, वल्भी, वल्भी कहाँ है? गुजरात, वल्भी कहाँ है? गुजरात। और क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण जो है द्वितीय संगीत के अध्यक्ष से क्षमा श्रवण। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर। जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन था? महावीर। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार थे। जन्म 540 ईसा पूर्व, जन्मस्थल बैसाल के कुंडा ग्राम के निकट, जन्मस्थल महावीर के बैसाल के कुंडा ग्राम के निकट बिहार में। और पिता सिद्धार्थ या वाजी संघ, एक मिनट, पिता सिद्धार्थ वाजी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल का प्रधान थे। ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल का प्रधान थे पिता। माता त्रिशला, माता जो है त्रिशला, माता त्रिशला लक्ष्मी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम इनका वर्धमान था, वर्धमान महावीर, बचपन का नाम वर्धमान महावीर। पत्नी थी यशोदा, कुंडीय गोत्र के राजा समरावती की कन्या। पुत्री थी प्रियदर्शना या उड़ोजा। प्रमुख उपाधि केवलीन या केवलीय सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जीन विजेता, निग्रंथ, बंधन रहित, आहार्त पूज्य, आहार्त पूज्य, निग्रंथ बंधन रहित, आहार्त पूज्य। निर्वाण प्राप्ति पावापुरी, निर्वाण प्राप्ति इनका कहाँ हुआ था? पावापुरी जो राजगृह बिहार में है। राजगीर बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ मल गणराज्य के प्रधान के का शासित क्षेत्र है। मल गणराज्य के प्रधान के शासित क्षेत्र है। निर्वाण प्राप्त हुआ पावापुरी, राजगीर बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ मल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था। तो जन्म हुआ था 540 और मरण हुआ इनका 468, ध्यान रखेंगे। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। सैयदवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? सैयदवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। सैयदवाद सिद्धांत जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म का दोनों प्रसिद्ध स्थल है? कौशाम्बी जो है बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का जो है तीर्थ स्थल है कौशाम्बी, ध्यान रखेंगे। 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन रचना में मिलता है तो भगवती सूत्र। 16 महाजनपदों जैन धर्म में भगवती सूत्र। बराबर की गुफाओं का निर्माता आजीविका के आवास के लिए, बराबर की गुफाओं का निर्माता आजीविकाओं के आवास के लिए किया जाता था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकार थे, ये 4 महाव्रत इनका था और 5वां महावीर ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, असत्य या चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना, ब्रह्मचर्य पंच महाव्रत का शिक्षा, ब्रह्मचर्य पंच महाव्रत का शिक्षा। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक उल्लेख कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में, जो कि हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुनायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुनायी दिगंबर कहलाए। जैन संप्रदाय के विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुनायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुनायी क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। अब आइए देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की शिक्षा है सर्वप्रथम
किस रूप में संकलित की जा गई? तो त्रिपिटक के रूप में। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक के रूप में। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक के रूप में। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध का गृह त्याग का घटना। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध की गृह त्याग की घटना। बुद्ध के ईश्वर के रूप में पूजने वाले बौद्ध संप्रदाय कौन था? तो महायान। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाले संप्रदाय कौन था? महायान। किस बौद्ध संगीत में बौद्ध संघ स्थविरवादी तथा महासांघिकी जैसे दो भागों में विभाजित हो गया? तो द्वितीय संगीत में। तो किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ स्थविरवादी तथा महासांघिकी जैसे दो भागों में विभाजित हो गया? तो द्वितीय संगीत में। बौद्ध मत के उपसंपद पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षुओं के धर्म परिवर्तन का अंतिम अवस्था। बौद्ध मत के उपसंपदा पद का से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन के अंतिम अवस्था से। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन के अंतिम अवस्था। बौद्ध किसके राज्य काल में कौशाम्बी कहाँ है? उत्तर प्रदेश आए थे? तो उदयीन। बुद्ध किसके राज्य काल में कौशाम्बी आए थे? उदयीन। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसे दार्शनिक पद्धति का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इस कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दिया जाता है। ठीक है, आगे है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? तो दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी। ये 4 जो है आर्य सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध के रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है बुद्ध चरित्र अश्वघोष की है। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो रुम्नी देई स्तंभ अभिलेख से जो है प्रमाण मिलता है कि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन है? तो देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं का पूजा। बौद्ध का सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुई है। बौद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुई है। बौद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली का अंतर्गत बनाई गई थी। बौद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुई है। बौद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिए थे। इसको जो है चित्र के हिसाब से दिया है। भारतीय कला में चित्र के हिसाब से मृग सहित चक्र द्वारा दर्शाया गया है। बोध गया के महाबोधि मंदिर का स्तंभ गौतम बुद्ध के जीवन के किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से। बोध गया के महाबोधि मंदिर के संबंधित गौतम बुद्ध के जीवन का किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बोध का उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। आइए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म का वास्तविक संपादक महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के वास्तविक संपादक महात्मा बुद्ध। जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। जन्मस्थल कहाँ है इनका? जन्मस्थल है लुम्बिनी। जन्मस्थल लुम्बिनी। कल्पवस्तु वर्तमान में जो है
ये नेपाल में है। पिता सुद्धोधन शाक्य राज्य के कल्पवस्तु का शासक थे। पिता सुद्धोधन शाक्य के राज्य का कल्पवस्तु के शासक थे। माता महामाया देवी जो कोलिया गणराज्य की थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ जो गोत्र इनका गौतम था। पालन पोषण इनका जो है मौसी की थी प्रजापिता गौतमी। पत्नी यशोधरा कलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। ये भी कलिया गणराज्य की राजकुमारी भी ये भी थी यशोधरा। पुत्र राहुल सारथी चन्ना घोड़ा कंथक ज्ञान प्राप्ति स्थान गया बोध गया बिहार निरंजना नदी का तट घटना संबोधि। घटना इनका क्या हुआ था संबोधि। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपतन सारनाथ। प्रथम उपदेश स्थल अगर पूछे तो ऋषिपतन सारनाथ। शिष्य कौन ऋषिपतन को क्या बोलते हैं सारनाथ। ऋषिपतन सारनाथ में है। शिष्य कौन है इनका आनंद एवं उपाली। धर्म प्रचार का स्थल इनका शाक्य काशी मगध अंग मल्ल वज्जी कौशल राज्य। धर्म प्रचार का स्थल शाक्य काशी मगध अंग मल्ल वज्जी कौशल राज्य। जीवन का अंत इनका महापरिनिर्वाण कहलाता है। और ये 483 ईसा पूर्व आयु 80 वर्ष के दिन बैसाखी पूर्णिमा स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हुआ था 483। और इनका जन्म 563 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हो गया 483 कुशीनगर उत्तर प्रदेश बैसाखी पूर्णिमा के दिन। बुद्ध के जीवन में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था देवदत्त। बुद्ध के जीवन में कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग का संकल्पन किससे संबंधित है धर्मचक्र प्रवर्तन से। अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना किससे संबंधित है धर्मचक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई तो वैशाली में। बौद्ध संघ भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई तो वैशाली में। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था तो श्रीलंका भेजा था। आइए देखते हैं अब बौद्ध संगीत। क्रम है आपका प्रथम 483 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व और स्थान राजगृह और अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासन था अजातशत्रु का। द्वितीय 383 ईसा पूर्व और स्थान था वैशाली और अध्यक्ष थे सबक मीर और शासन था कालशोक का। तृतीय हुआ 250 ईसा पूर्व। तृतीय हुआ पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे मोगलीपुत 30 और शासक थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीत 98 ईस्वी और ये जो है कुंडलवन हुआ। कुंडलवन जो कश्मीर में पड़ता है और अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासक कनिष्क। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे तो माध्यमिक संप्रदाय के। नागार्जुन माध्यमिक संप्रदाय के बौद्ध संप्रदाय थे। विश्व के सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसको द्वारा निर्मित की गई जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है
गौतम बुद्ध को। एशिया की ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दर्शनक कौन है? नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन है? नागार्जुन। नौ नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्था के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म के किस मत में विश्वास रखते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में हुआ? कनिष्क। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल से बनाई गई है? किस काल में बनाई गई? कुषाण काल। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया? नागार्जुन। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया? नागार्जुन। आइए अब देख लेते हैं इनका ग्रंथ। त्रिपिटक नाम, स्वरूप और विषय। तो शुद्ध पिटक स्वरूप इसका है पिटकों में बृहत्तम। शुद्ध पिटक क्या है? पिटकों में बृहत्तम। विषय बुद्ध के उपदेश एवं संवादों का संकलन। विषय बुद्ध का उपदेश एवं संवाद का संकलन। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक को पिटकों में लघुत्तम। पिटकों में क्या है? लघुत्तम। विनय पिटक पिटकों में लघुत्तम। और इसमें क्या दिया है? विषय बौद्ध संघ के आचार विचार एवं नियम निषेध का संकलन। बौद्ध संघ के आचार विचार एवं नियम निषेध का संकलन। अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक का देख लेते हैं स्वरूप पिटकों में माध्यम। अभिधम्म पिटक पिटकों में माध्यम। और बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों पर का संकलन। बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन इसमें दिया हुआ है। आध्यात्मिक पिटक बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है अभिधम्म पिटक। एक बार देख लेते हैं। शुद्ध पिटक पिटकों में बृहत्तम है। विनय पिटक पिटकों में लघुत्तम है। अभिधम्म पिटक पिटकों में माध्यम है। और शुद्ध पिटक में बुद्ध के उपदेश एवं संवादों का संकलन है शुद्ध पिटक में। विनय पिटक में बौद्ध संघ के आचार विचार एवं नियम निषेध का संकलन। और अभिधम्म पिटक बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो बुद्ध वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनाया था? बिंदुसार। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनाया था? बिंबिसार। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापिता गौतमी। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापिता गौतमी। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किया? वैशाली में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किया? वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। घटना गर्भ प्रतीक हाथी। जन्म कमल, जन्म जो है जन्म का प्रतीक कमल। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह। प्रथम प्रवचन का चक्र। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। एक बार और देखते हैं। गर्भ घटना गर्भ का प्रतीक हाथी। जन्म का प्रतीक कमल। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह। प्रथम प्रवचन का प्रतीक चक्र। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष। यौवन का प्रतीक सांड। समृद्धि का प्रतीक शेर।
मृत्यु का प्रतीक स्तूप, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। अब नेक्स्ट है, गांधार काल में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। गांधार काल में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। नेक्स्ट है, उपसोत का आचरण कौन करता है? बौद्ध भिक्षु। उपोषत का आचरण कौन करता है? बौद्ध भिक्षु। उपोषत का आचरण कौन करता है? बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की सांगिनी को कहा जाता था तारा। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की सांगिनी को कहा जाता था तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? स्वस्तिका। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? स्वस्तिका। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो नौ धर्म। महासिंघकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? नौ धर्म। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या शामिल है? तो बुद्धम। एक मिनट। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों क्या में शामिल है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रत्ययसमुत्पाद। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रत्ययसमुत्पाद। प्रत्ययसमुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस कारण वे इस पर निर्भर है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई। बौद्ध धर्म का महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई। अब देखते हैं शैव एवं भागवत धर्म। नयनार कौन थे? तो शैव उपासक। नयनार कौन थे? शैव उपासक। मतम्यूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय। मतम्यूर से क्या तात्पर्य है? तो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? तो गुप्त काल में। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? तो गुप्त काल में। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? तो डायोनिसस। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायोनिसस। जैन ग्रंथ उत्तराध्यान सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकार से बताया गया? अरिस्टिनेमी। जैन ग्रंथ उत्तराध्यान सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकार से बताया गया? अरिस्टिनेमी। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट